हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारी डीएलएड थर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स की सीरीज चल रही है और आज उस सीरीज में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक। तो आखिर हमें ये समझना है इस चैप्टर में कि बैंक हमारे पास उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किस तरीके से बैंक की शुरुआत हुई। ठीक है, बैंक में अगर हम खाता खुलवाने चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब बैंक के बारे में ओवरऑल हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं बैंक में, या अगर हमने अपने पैसे डिपॉजिट करे हैं तो हम उनका विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, यानी कि पैसे निकाल कैसे सकते हैं। अभी तो क्या है, हमारे पास एटीएम मशीन्स हैं, क्या हम एटीएम मशीन्स के थ्रू भी निकाल लेते हैं। और आजकल तो हम सब कुछ अपना काम फ़ोन से ही, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो फ़ोन से लिंक होते हैं, तो हम फ़ोन से अपने पैसों को इधर उधर ट्रांसफ़र आराम से कर सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था जब बैंक ओपन हुए। तो जब बैंक ओपन हुए तो किस तरीके से हम वहाँ जाके फिजिकली जाके, ठीक है, कैसे हम अपना खाता ओपन करवाते थे और किस तरीके से पैसे डिपॉजिट करने का तरीका क्या होता था और पैसे निकालने का तरीका क्या होता था, ये हमें मेनली इस चैप्टर में सीखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम बैंक में किस तरीके से अपना खाता खोल सकते हैं। मतलब अगर हम बैंक में जाएंगे तो क्यों जाएंगे, पैसे जमा करने, पैसे निकालने, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारा खाता होना, वहाँ पे अकाउंट होना ज़रूरी है। तो खाता खुलवाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा उसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम बैंक जाएंगे तो होगा क्या, ठीक है, सबसे पहले हमें वहाँ से एक कोई भी फॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, एक फॉर्म होगा कि भाई हमें यहाँ पे अपना, जिसमें हम अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन भरेंगे कि भाई हमारा नाम क्या है, ठीक है, हम कहाँ रहते हैं, ठीक, हमारी एज क्या है, हमारा जेंडर क्या है, ठीक, और क्या कि हम किस टाइप का जो अकाउंट है यहाँ पे खुलवाना चाहते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बातें करेंगे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमसे मांगता है। साथ ही साथ हमारा एड्रेस प्रूफ, हमारा आधार कार्ड कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं भी या नहीं, मतलब एक तरह से हमारा वेरिफिकेशन होता है। और कुछ डिटेल्स वो फॉर्म हमारे से मांगता है, वो सब हमें उसके अनुसार फिल करना होता है, अपने सिग्नेचर करने होते हैं। बट इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एक ऐसे पर्सन के साइन चाहिए होते हैं हमें जिसका अकाउंट उस बैंक में ऑलरेडी हो और वो हमें जानता हो। मतलब होगा क्या, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम गवाह के रूप में, ठीक है, कि भाई वो गवाह बनेगा हमारा और वो ये कहेगा कि हाँ मैं इस पर्सन को जानता हूँ, इतने सालों से जानता हूँ, ठीक है, और उसके साइन चाहिए होते हैं कि हाँ ठीक है, ये बंदा ठीक है और मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे नून में है, मेरा अकाउंट इस बैंक में है और आप मेरी बेसिस पे, मेरी रिलायबिलिटी पे आप इस पर्सन के अकाउंट को आप यहाँ पे खोल सकते हो। ठीक, तो ये होता है हमारा बैंक में खाता खोलने का तरीका। और ये जो गवाह वाला प्रोसीजर है ये हर बैंक के लिए ज़रूरी है। चलिए, अब हमने मान लीजिए अपना खाता तो खोल लिया, अब बात आती है कि किस प्रकार का हमें खाता खोलना है, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कि किस किस टाइप के अकाउंट्स हमारे हो सकते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं हमारे: सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट, माइनर, बैंक डिमांड, और एक और होता है लॉकर। लॉकर एक तरह से हम अकाउंट नहीं कह सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का बैंक का एक और यूज़ है। तो एक एक करके बात करते हैं कि आखिर ये सब जो अकाउंट्स हैं ये किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट के बारे में, यानी कि बचत खाता। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब भी अगर हमें अपने पैसों को सेव करने की जरूरत पड़ेगी, उनको बचाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इस अकाउंट के लिए कि हमारे पास मतलब हमारी इनकम होनी जरूरी हो। मतलब एक स्टूडेंट भी जाके इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें एक न्यूनतम राशि होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल 500, 1000 या 2000, हर बैंक की अपनी अलग अलग लिमिट्स होती हैं और टाइम टू टाइम ये जो चीज़ें होती हैं ये अपडेट होती रहती हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन में हमने देखा होगा कि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, है ना, अपग्रेड होती रहती हैं कि भाई व्हाट्सएप का अब नया वर्जन आ गया तो वो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट ले लेता है। इसी तरीके से बैंक की भी सारी चीज़ें अपने आप अपडेट होती रहती हैं। उसका ब्याज रेट हो गया, ठीक है, न्यूनतम राशि हो गई, और भी कई सारे रूल्स हैं जिनमें अपडेशन अपग्रेडेशन होता रहता है। तो सेविंग अकाउंट क्या है, यहाँ पे सेविंग अकाउंट है जब हम अपने पैसों को बचाने के लिए, ठीक है, जब हमने पैसों को बचाने के लिए यहाँ पे एक अकाउंट खुलवाते हैं, उसको हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेविंग अकाउंट की खास बात, सबसे पहले तो किसी भी टाइप का अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको एक पासबुक मिलेगी ही मिलेगी। पासबुक का काम क्या होता है, एक पासबुक मिलेगी, ठीक है, पासबुक का काम क्या होता है कि कब कब आपने कितने पैसे जमा करे या आपने कितने पैसे अपने अकाउंट से निकाले, उन सब का रिकॉर्ड डेट वाइज, टाइम वाइज, ठीक है, एक बुक के अंदर लिखा हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं पासबुक। पासबुक के फ्रंट पेज पे आप सबके घर में ज़रूर किसी ना किसी का अकाउंट होगा, तो आपने पासबुक देखी ही होगी कि पासबुक में होता क्या है। फ्रंट पेज पे आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, ठीक है, वाइफ ऑफ, मदर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। आपका एफएससी कोड लिखा हुआ होता है, एड्रेस लिखा हुआ होता है, बैंक की, अब देखो हर एक बैंक की बहुत
बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसबीआई का ले लूँ तो एसबीआई की ब्रांच जगह जगह पर खुली हुई है। तो आपका जो अकाउंट है वो किस ब्रांच में खुला हुआ है उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ होता है, क्योंकि हर ब्रांच का आईएफएससी कोड अलग होता है, इसीलिए वहाँ पे एड्रेस के साथ आईएफएससी कोड भी दिया हुआ होता है। और आईएफएससी कोड के बिना आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन का मतलब ना तो आप पैसे जमा करवा सकते हैं, ना ही आप पैसे वहाँ से निकाल सकते हैं। अब सेविंग अकाउंट की खास बात क्या होती है, देखिए मान लीजिए मेरी जो इनकम है पूरे महीने की वो 1000 रुपये है, ठीक है। अब मेरा 900 रुपये का खर्चा हो जाता है या 800 रुपये का खर्चा हो जाता है, तो जो बचे हुए पैसे हैं वो मेरे पास बेकार पड़े हुए हैं घर में, और हो सकता है कि मान लो वो घर से खो जाएं या फिर चोरी हो जाएं, तो उससे अच्छा है कि मैं उन पैसों को बैंक में रखूं। इसका एक और फायदा हमें होने वाला है, एक तो चोरी से बचेंगे, ठीक है। दूसरा फायदा हमें क्या होने वाला है यहाँ पे कि इस पर हमें एक अतिरिक्त धन भी मिलेगा। अतिरिक्त धन का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट के बारे में हम समझ चुके थे अपने लास्ट चैप्टर्स में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर किसी ने वो लेक्चर्स मेरे नहीं पढ़े हैं या वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इनसे दो फायदे हुए, एक तो हमारे पैसे चोरी होने से बच गए, दूसरा कि हमें यहाँ पे एक अतिरिक्त धन भी मिलने लगा, ठीक। तो ये होता है हमारा सेविंग अकाउंट। साथ ही साथ अब सेविंग अकाउंट में मान लो मैंने पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन मान लो मुझे कभी ज़रूरत पड़ गई और मुझे अपने पैसे विड्रॉल करने हैं, अपने पैसे निकालने हैं, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हर बैंक का अपना अपना एक रूल होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बैंक है वो 1000 रुपये पे आपको चेकबुक इशू करके दे देगा, ठीक। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप सिंपली बैंक में जाएंगे, एक विड्रॉल फॉर्म होता है वहाँ से, यानी कि पैसे निकालने का एक आहरण फॉर्म होता है, उसको लेंगे, उसको फिल करेंगे, सारे डिटेल्स फिल करेंगे, और बैंक वाले जो हैं वो आपको आपके पैसे जितने आपको चाहिए वो निकाल के दे देंगे, ठीक। अब होगा क्या, अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो ये तरीका हो सकता है, बाकी चेकबुक है तो आप चेक में सारे डिटेल्स फिल करके चेक वहाँ पे लगा के अपने पैसे बैंक वालों से ले सकते हैं। ये था हमारा सेविंग अकाउंट। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट जो होता है ये जनरली हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए ओपन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट की स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि हम इसमें जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो कुछ मतलब 3 या 4 या 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं पूरे महीने में। मतलब मैं 3 बार ही, अगर मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं 3 बार या 4 बार ही केवल अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकती हूँ। जमा तो हम कितनी बार भी कर सकते हैं, बट निकाल हम 3 से 4 बार ही सकते हैं। हर बैंक का इसमें भी अलग अलग प्रोसीजर होता है या फिर अलग अलग चार्जेस वो इस पे काटते हैं, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट में एक खास बात होती है कि आप पूरे महीने में कितना भी लेन देन कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है नहीं। बट करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है बट लिमिट होती है कि आप इतनी बारी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। करंट अकाउंट में हमें कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन वो अनलिमिटेड, जैसे कि आजकल हमारे फोन से ना हमारी कॉल से अनलिमिटेड, इसी तरीके से हमारा करंट अकाउंट भी अनलिमिटेड होता है कि आप कितनी बार भी वहाँ पे पैसे जमा करवा सकते हैं, कितनी बार भी वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट अमाउंट पर। मान लीजिए कि मेरा बर्थडे था, ठीक है, और मेरे पास ना बहुत सारे गिफ्ट्स आए, बहुत सारे पैसे आए, तो मैंने सोचा कि इन पैसों को मैं क्या करूं। तो मैंने क्या करा कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मेरा काम तो अपनी सैलरी से चल रहा था। तो मैंने क्या करा, मैं बैंक गई और उन पैसों को मैंने एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर दिया। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, फिर से वही, एक तो चोरी नहीं होंगे, एक खोएंगे नहीं, और दूसरा मुझे उस पर ब्याज भी मिलेगा। अब आप कहेंगे कि मैम सेविंग अकाउंट में भी तो जमा कर सकते थे, हमने यहाँ पे क्यों जमा करें। तो देखिए स्टूडेंट, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा हमें यहाँ पे ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट पे हमारा सबसे ज़्यादा ब्याज हमें एक तरह से देखने को मिलता है, और इसमें भी टाइम के साथ। मान लो कि आपने अपने पैसों को 1 साल के लिए फिक्स किया है, आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसों को 1 साल तक के लिए बैंक वालों के पास रखूँ, तो उस पर आपको थोड़ा कम। अगर आप 2 साल के लिए रखेंगे तो और ज़्यादा, 3 साल के लिए रखेंगे तो और ज़्यादा, 4 साल के लिए रखेंगे तो और ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप अपने पैसों को अपने अकाउंट में फिक्स करेंगे, वहाँ पे जमा कर देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट, उतना ही ज़्यादा आपको ब्याज अपने पैसों पर मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद है हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। रिकरिंग का मतलब आवृत्ति जमा खाता। आवृत्ति क्या होती है, बार बार, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने पैसों को क्या करेंगे, बार बार जमा करेंगे। बार बार जमा करने से मतलब है कि मैं यहाँ पे मंथली जमा करूंगी। तो अब देखो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में तो ये था, मेरे पास बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, मैंने जाके जमा कर दिए। बट अब मेरे पास ना बहुत सारे पैसे तो नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं अपने मंथ में ना एक फिक्स्ड अमाउंट बचा लेती हूँ। मतलब मेरे मंथ में अगर मेरी 1000 रुपये की सैलरी है तो मैं कम से कम 100 रुपये तो हर महीने बचा ही लेती हूँ, बहुत आराम से बचा लेती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे मैंने एक आरडी ओपन कर दी, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दिया, आवृत्ति जमा खाता ओपन कर दिया। अब उसमें मैं क्या करती हूँ, हर महीने जाती हूँ और 100 रुपये जमा कर देती हूँ, हर महीने जाती हूँ 100 रुपये जमा कर देती हूँ, ठीक।
अब होता क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें इस पर भी ब्याज मिलता है। अब आप कहेंगे कि भाई मैम ब्याज तो तीनों में मिल रहा था तो हमने इसमें क्यों जमा करें। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें पता है कि हम महीने के इतने पैसे बचा लेते हैं हमेशा, ठीक है। सेविंग अकाउंट में तो क्या है कि कोई लिमिट ही नहीं है, आप 50 रुपये से लेके आप 5,000 तक कितना भी जमा कर सकते हो। लेकिन रिकरिंग की यहाँ पे हमने एक लिमिट सेट कर दी, ठीक है, कि हम इतने ही जमा कर सकते हैं। अगर मैंने 100 रुपये का रिकरिंग आरडी खोली है तो मैं हर महीने जाके वहाँ पे 100 रुपये ही जमा करूंगी, ठीक है। और एक उसकी एक निश्चित डेट फिक्स कर दी जाती है कि आपको इस डेट तक जमा करने हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि मैंने जमा कर दिए। अब ये जो आरडी होती हैं ये भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये 1 साल से लेके 10 साल तक या 20 साल तक कभी भी कितने भी आप अवधि के लिए इसको ओपन करवा सकते हैं। मतलब हो सकता है कि मैं 1 साल तक 100 रुपये जमा करूं, हो सकता है मैं 2 साल तक करूं, हो सकता है मैं 20 सालों तक इस तरीके से करती रहूं। तो यही बात कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे आपको प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, आपको ब्याज उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मान लो मैंने यहाँ पे अपने जो पैसे थे फिक्स डिपॉजिट में कि मैंने अपने पैसे 12 साल के लिए फिक्स किए थे तो मैं 12 साल बाद ही उनको निकाल सकती हूँ। मान लो मुझे कोई इमरजेंसी है कि मुझे अपना एडमिशन कहीं पे करवाना है, मुझे अपने एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, अपने घर के लिए पैसे चाहिए, या घर में कोई इमरजेंसी आ गई उसके लिए पैसे चाहिए, तो मैं अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में से और आरडी में से निकाल सकती हूँ। बट इसके साथ होगा क्या कि जो हमारी ब्याज है वो हमें अब नहीं मिलेगा, या फिर ब्याज का कुछ हिस्सा हमारा कट जाएगा। और आरडी में से तो जो हमने पैसे जमा करे हैं उसमें से भी थोड़े बहुत एज अ फी, एज अ शुल्क, एज अ फाइन जो बैंक वाले हैं वो रख लेते हैं। तो बस इन दोनों का यही नुकसान है। सेविंग अकाउंट में आपको कोई भी पैसा किसी भी तरीके से नहीं कटेगा, बस यहाँ पे ब्याज दरें थोड़ा कम होती हैं, इसमें ब्याज दरें हाई होती हैं, बट एक आपके साथ लिमिटेशंस लग जाती हैं कि भाई आपको ये काम टाइम पे करना ही करना है। फिक्स डिपॉजिट में भी आपके पास लिमिटेशन आ गई कि इतने समय के लिए आपको अपना पैसा भी इसमें फिक्स रखना ही रखना पड़ेगा। अगर आप पहले निकालते हैं तो आपके कुछ पैसे वहां से काट लिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं माइनर अकाउंट की, यानी कि अल्पवयस्क खाता। अब देखिए अल्पवयस्क कौन होते हैं, जो हमारे 18 साल से कम उम्र के लोग होते हैं वो सारे के सारे हमारे माइनर्स में आते हैं। अब माइनर को भी हमने फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, एक तो जो 0 से 12 वर्ष के हैं और एक जो 12 से 18 वर्ष के हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 12 से 18 वर्ष वाले अपना खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन उनको अपना नॉमिनी बनाना पड़ता है। यानी कि क्या करना पड़ता है, वहाँ पे अभिभावक को एज अ अकाउंट होल्डर के रूप में आपको वहाँ पे उनका नाम देना होता है कि आप अपने मम्मी को या पापा को या जो 18 साल से बड़े हैं अपने भाई बहन को, उसको वहाँ पे नाम वहाँ पे रखवाना होता है। और अगर मैं 0 से 12 के लिए बात करूँ तो उनके लिए माइनर अकाउंट केवल और केवल उनके पेरेंट्स के नाम से ही खुल सकता है, यानी कि उनके मम्मी या पापा के नाम से ही उस पर्सन का अकाउंट खुल सकता है। मान लीजिए कि मेरा एक छोटा बेबी है, ठीक है, जो कि अभी 3 से 4 महीने का है, तो उसका जो अकाउंट है वो मेरे नाम से या उसके फादर के नाम से ही ओपन हो पाएगा। वहीं 12 से 18 है तो उसको एज अ नॉमिनी उसको किसी का नाम देना पड़ेगा, चाहे मेरा दे या अपने फादर का दे या अपने किसी बड़े पर्सन का, अपने किसी फैमिली मेंबर का, वो दे सकता है। ठीक, तो ये होता है हमारा माइनर अकाउंट। यानी कि हमारे देश में हर कोई अपना अकाउंट बनवा सकता है, बस थोड़ी थोड़ी कंडीशंस है। 18 के बाद हमारे ऊपर ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, हम जाकर अपना बैंक में अकाउंट खुलवा ही सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक डिमांड ड्राफ्ट की, यानी कि बैंक मांग पत्र की। अब इसका यूज सबसे ज्यादा आपने करा होगा, जिसको हम डीडी के नाम से भी जानते हैं, डीडीई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका यूज सबसे ज्यादा हम करते हैं जब भी हम कहीं एडमिशन वगैरह लेने जाते हैं, उस टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा काम आता है। तो इसमें होता क्या है कि जो बैंक की एक शाखा है, मान लीजिए कि मेरा अकाउंट यहाँ पे एसबीआई में है या पंजाब नेशनल बैंक में है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मान लो मेरठ में या मुझे कहीं जाके कर्नाटका में या कहीं पे भी अलग एक जगह पे एडमिशन लेना है जाके, ठीक है। अब मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे वो किस में है, पंजाब नेशनल बैंक में, और मुझे पैसे भी पंजाब नेशनल बैंक में ही वहाँ तक पहुँचाने हैं। अब ले जाने से अच्छा है कि मैं वहाँ से एक डीडी बनवा लूँ, ठीक है, और वहाँ जाके सबमिट डिपॉजिट कर दूँ उस डीडी को। तो उससे होगा क्या कि मुझे वहाँ से इतना दूर तक कैश नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक है, और वो जो पैसे हैं ना वो बैंक की जो शाखाएँ हैं वो उन्हीं के अंदर उनका लेन देन हो जाएगा। मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि हम फिजिकली जो पैसे हैं वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बैंक आपस में ही ट्रांसफर कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डीडी। लेकिन जब भी हम इस तरीके से अपने पैसों को ट्रांसफर करवाते हैं एक बैंक से दूसरे, एक ही बैंक के 2 शाखाओं के बीच में, तो एक अतिरिक्त शुल्क हमें हमेशा देना पड़ता है, यानी कि एक फी अमाउंट होता है जो कि हमें हमेशा पे करना होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट पार्ट बच जाता है हमारे बैंक के खातों का, वो है लॉकर। अब लॉकर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। लॉकर जनरली हम यूज करते हैं हमारे जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, यानी कि हमारे जो कीमती सामान होता है उसको हम सेफली बैंक में रखने के लिए लॉकर का यूज करते हैं। अब
जब हम लॉकर खुलवाने जाते हैं तो उसी बैंक में हमें क्या करना पड़ता है कि अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है, एक न्यूनतम राशि हमें वहाँ पे जमा करनी होती है। साथ ही साथ लॉकर में आप अपना जो भी सामान रखते हैं वो किसी को भी नहीं पता होता, इवन बैंक वालों को भी नहीं पता होता। इसीलिए मान लीजिए अगर बैंक में लूटपाट हो जाती है, बैंक में कोई हादसा हो जाता है तो लॉकर का कुछ भी हिस्सा आपको वापस नहीं मिलेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि लॉकर का अगर मान लीजिए कोई चोरी हो जाती है बैंक में या बैंक में लूटपाट हो जाती है तो लॉकर का कोई भी हिस्सा, कोई भी सामान हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक वालों को खुद ही नहीं पता होता कि हमने लॉकर में क्या रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लॉकर में जाके एक चेन रखी हुई थी, बैंक में लूटपाट हो गई, अब मैंने वहां पे बोला जाके कि नहीं हमारी तो 4 चेन थी, 5 चेन थी, तो बैंक वाले कैसे मानेंगे इस बात को? बैंक वाले नहीं मानेंगे। इसीलिए जब भी बैंक में लूटपाट होती है तो लॉकर का कोई भी हिस्सा, कोई भी सामान हमें वापस नहीं मिलता। वहीं अगर मान लो बैंक में लूटपाट हो गई है, हमारा अकाउंट था, तो उसके लिए हमारे पास प्रूफ होता है कि भाई हाँ अकाउंट में हमारे पास इतने पैसे थे, हमारी पासबुक में एंट्रीज होती हैं, उसके थ्रू हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारे इतने पैसे थे, वो हमें वापस मिल जाते हैं। साथ ही साथ लॉकर खुलवाने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी बैंक में लॉकर खुलवाना है तो वहाँ का अकाउंट होना ज़रूरी है। और लॉकर खुलता कैसे है, मतलब ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं। लॉकर की हमेशा 2 कीज़ होती हैं, एक होती है जो की हमारे पास रहती है, चाबी हमारे पास होती है, और एक होती है मास्टर की जो कि हमेशा बैंक वालों के पास होती है। तो जब भी हम लॉकर ऑपरेट करने जाते हैं, मतलब अगर हमें अपने लॉकर को खोलना है, उसमें कुछ सामान रखना है या निकालना है, तो सबसे पहले उसमें मास्टर की लगेगी, यानी कि जो बैंक वालों के पास है वो वाली की लगेगी। उसके बाद हम अपनी की से उसको खोल के ऑपरेट करके वहाँ से सामान निकाल सकते हैं या रख सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि खातों के प्रकार, कि किस किस टाइप के खाते हमारे पास हमारे बैंक में होते हैं या हो सकते हैं, और किस किस तरीके से हम इन्हें ओपन करवा सकते हैं, किस तरीके से अकाउंट हम ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बैंक का रोल, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के एक और पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।